हेलो दोस्तों, द सिविल एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र कुमार। एक बार फिर यूरोप में राष्ट्रवाद का चौथा पार्ट लेकर के आ चुके हैं। इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे जर्मनी का एकीकरण। लेकिन यदि आप इसका तीसरा पार्ट नहीं देखे होंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जा कर के पहले तीसरा पार्ट देखें, जिसमें हम पढ़ाए थे इटली का एकीकरण, जो इस वीडियो से काफ़ी रिलेटेड है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग इसके पिछले वाले वीडियो यानी इसके पार्ट 3 में जो कल डिस्कस किए थे उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे इटली के एकीकरण में हम लोगों ने पढ़ा था कि कार्बोनारी का गठन, जिसका सदस्य जोसेफ मेजीनी था। उसके बाद काउंट काबुड हुए प्रधानमंत्री, और उसके बाद द गैरिबाल्डी, जिन्होंने इटली को एक संपूर्ण एकीकरण के रास्ते पर ले चले गए। ठीक है, लेकिन आज इस वीडियो में हम लोग टोटली पढ़ेंगे जर्मनी का एकीकरण। इटली के एकीकरण के दौरान ही जर्मनी के में भी एकीकरण का काम शुरू हो गया था, जिसका परिणाम हुआ कि लगभग एक ही समय पे दोनों का एकीकरण संभव होगा। ठीक, जर्मनी एकीकरण के पहले अपने रियासतों में टूटा हुआ था, लेकिन थोड़ा सा इसमें देखते हैं कि मध्यकाल में जर्मनी जो था वो एक संगठित राज्य के रूप में था। लेकिन जैसे ही आधुनिक युग आया, जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े प्रांतों में खंडित हो चुका था। जर्मनी में राष्ट्रवाद के अभाव का कारण ही इनके पास एकीकरण का कोई मुद्दा नहीं था। लेकिन 1806 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मनी के कुछ प्रांतों को जीत करके राइन राज्य संघ का निर्माण किया, जहां से राष्ट्रवाद की मांग काफ़ी तेज हुई और वही राष्ट्रवाद की मांग पूरे जर्मनी में फैल गया। इसीलिए नेपोलियन बोनापार्ट को ही जर्मनी एकीकरण की पृष्ठभूमि का श्रेय माना जाता है। और जैसे ही राइन राज्य संघ का से राष्ट्रवाद का बढ़ावा मिला, वैसा ही जर्मनी के विद्वान जो हुए, कलाकार हुए, संगीतकार हुए या किसी भी तरह के विद्यार्थी, शिक्षक, उन्होंने अपने अपने तौर तरीके से राष्ट्रवाद की बढ़ावा देने के लिए कार्य करना प्रारंभ कर दिया। उसी में एक मिलता है कि ब्रूसेनसेफ्ट जो था एक संघ था जो जर्मनी के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों द्वारा बनाया गया था, और इनका मेन उद्देश्य था राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना। उसके बाद भी बहुत सारे प्रयास हुए, जैसे हीगल, कांट, जैकब जैसे विद्वानों ने राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। लेकिन मेटरनिख का निरंकुश शासन एवं क्रूरता, जो पुरानी व्यवस्था अर्थात राष्ट्रवाद को हटा करके राजतंत्र लाना चाहता था, उसने कार्लसवाद नाम का एक कानून पास किया, जिसके आदेश पे जितना भी प्रयास था ब्रूसेनसेफ्ट या और भी जितने संघ बनाए गए थे राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए, उसे कुचल दिया। ठीक है, लेकिन फिर भी जर्मनी में राष्ट्रवाद की जो मांग थी वो कम नहीं हुई, और बदले में और भी तेज हो गई। जर्मनी में अपने अपने तौर तरीके से राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने में व्यापारी संघ भी जो था वो पीछे नहीं रहा, और उसने 1834 ईस्वी में जालबेरी नाम करके एक आर्थिक संघ का निर्माण किया व्यापारियों द्वारा, या व्यापारियों का समूह था जिन्होंने जालबेरी नाम करके एक आर्थिक संघ का निर्माण किया, जिसका उद्देश्य था कि जर्मन क्षेत्र के जितने भी आदतें हैं उसे कुचल करके या उसे नष्ट कर करके राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना। इस तरीक़े से जर्मनी में जो राष्ट्रवाद की भावना थी वो धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा जागृत हो चुकी थी, और
जर्मनी जो था वो अकेले नहीं चाहता था कि, या वो जानता था कि अकेले उसका जो एकीकरण का कार्य है वो पूर्ण नहीं हो पाएगा। उसके लिए प्रासा जो था, प्रासा जर्मनी का ही एक हिस्सा था जो काफ़ी प्रबल था, या सैन्य शक्ति से या अपने आर्थिक रूप से भी प्रबल था, जिसके कारण प्रासा को समझ में आया कि प्रासा के नेतृत्व के बिना जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। ठीक है। तब 1848 ईस्वी में जब मेटरनिख 1848 ईस्वी के क्रांति के बाद पलायन कर चुका था, उसी टाइम मार्च 1848 ईस्वी में जर्मन के राष्ट्रवादियों ने एक सभा बुलाया, जिसमें फ्रेडरिक जो वर्तमान प्रासा का शासक था उसे जर्मन राष्ट्र का नेतृत्व का कार्यभार संभाला। लेकिन फ्रेडरिक रूढ़िवादी या कट्टर सत्तावादी होने के कारण इसने इस आग्रह को मना कर दिया और उसने बोला कि हम जर्मन राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करेंगे, क्योंकि इसके पीछे और भी कारण था कि वो ऑस्ट्रिया के साथ जो संघर्ष करना था उससे भी ये बचना चाहता था। ठीक है। लेकिन आगे चल कर के बहुत ही कम समय में बाद ही इसका देहांत हो जाता है और उसके बाद प्रासा का नया शासक उसी का भाई विलियम बनता है जो राष्ट्रवादी था। ठीक है। एवं प्रासा का शासक बनते हुए भी उसका पहला मत था जर्मनी का एकीकरण। और जर्मनी का एकीकरण के लिए सबसे पहले उसने उस टाइम का काफ़ी सफल कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क जो था उसे चांसलर के रूप में नियुक्त। बिस्मार्क चांसलर बनने से पहले ही प्रासा में अपना एक सफल कूटनीतिज्ञ का परिचय दे चुका था। और इसका सबसे वर्तमान जो परिचय था वो ये था कि बिस्मार्क न केवल राष्ट्रवादी था और न ही कट्टरवादी था। ये एक ऐसा कूटनीतिज्ञ था जिससे कट्टरवादी एवं राष्ट्रवादी दोनों अपने विचारों का समर्थक मानते थे। उसके बाद बिस्मार्क ने समझा या खोजा कि आखिर इटली के एकीकरण के लिए जर्मनी के एकीकरण के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। तो उसने पाया कि जब तक जर्मनी का या प्रासा का सैन्य शक्ति मजबूत नहीं होगी तब तक इसका जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। उसी के लिए रक्त एवं लौ का जैसे नीति का रक्त एवं लौ नीति का अवलंबन किया, जिसका मेन उद्देश्य था कि सैन्य शक्ति को बढ़ाना, जिसके कारण जर्मनी का एकीकरण संभव हो पाए। ठीक है। उसके बाद अपना सैन्य शक्ति बढ़ाने के बाद 1830 ईस्वी में ऑस्ट्रिया एवं प्रासा का जो संधि था उसका विरोध किया। इस संधि में क्या था कि कभी भी प्रासा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण नहीं होगा। लेकिन बिस्मार्क ने इस संधि का विरोध किया, जिसके कारण ये संधि खत्म हो गई और प्रासा अब स्वतंत्र हो गया कि अपने नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण वो करा सके। अब यहाँ से शुरू होता है बिस्मार्क का असली कूटनीतिज्ञ। देखो भाई, कूटनीतिज्ञ जो होता है उससे बहुत बच के रहना चाहिए, क्योंकि ये ना किसी का दोस्त होता है और ना ही किसी का दुश्मन होता है। बस अपने काम के लिए ये किसी को भी दोस्त बना सकता है और किसी से भी दुश्मनी ले सकता है। ठीक है। और इसका काफ़ी बेहतरीन एग्जाम्पल या उदाहरण बिस्मार्क, जो आगे हम लोग देखेंगे कितना बेहतरीन कूटनीतिज्ञ को परिचय देते हुए जर्मनी का एकीकरण किया। ठीक है। उसने उसके बाद क्या किया कि 1864 ईस्वी में प्रासा ऑस्ट्रिया के साथ मिल करके सेल्विन और होल्स्टीन दो प्रांत था जहाँ पे डेनमार्क का शासन था।
प्रासा और ऑस्ट्रिया ने मिल करके इस दोनों प्रांत पर आक्रमण कर दिया, जिसके कारण डेनमार्क को पराजित का सामना करना पड़ा और ये दोनों प्रांत गंवाना पड़ा। उसके बाद सेल्सविन जो हुआ वो प्रासा के हक में आ गया और होल्स्टीन जो आया वो ऑस्ट्रिया के अधिकार में आ गया। सेल्सविन और होल्स्टीन पे प्रासा एवं ऑस्ट्रिया का अधिकार होने के बाद प्रासा का चांसलर बिस्मार्क ने देखा कि इन दोनों प्रांतों में जर्मन की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए उसने राष्ट्रवाद की भावना को भड़का दिया, जिसके कारण इन दोनों प्रांतों में विद्रोह होना शुरू हो गया। लेकिन ऑस्ट्रिया इस विद्रोह को दबाने के लिए इन दोनों प्रांतों में जाना चाहा, लेकिन प्रासा ने उसे जाने से रोक दिया। तो कैसे समझते हैं कि मान लीजिए यहाँ ऑस्ट्रिया है, यहाँ प्रासा है और इसी से मिला हुआ दो प्रांत है जो होल्स्टीन और सेल्सविन है, और यहाँ पे ऑस्ट्रिया को ये पार करते हुए इन राज्यों में जाना था, लेकिन यहीं पे प्रासा इसको नहीं जाने दिया। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं था कि प्रासा ऑस्ट्रिया से युद्ध करना चाहता था, उसे इंटरनेशनल लेवल पे के बाद शांति समझौता के बाद प्रासा एवं ऑस्ट्रिया शांत हो गए। लेकिन जर्मनी का एकीकरण के लिए ऑस्ट्रिया से युद्ध करना प्रासा के लिए एक मजबूरी जैसे थी। उसी के लिए प्रासा का चांसलर बिस्मार्क ने सबसे पहले फ्रांस से संधि किया, और इस संधि में उसने बताया कि ऑस्ट्रिया और फ्रांस के युद्ध में फ्रांस को निष्क्रिय रहना पड़ेगा, यानी उसे कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, और उसी टाइम इटली के भी शासक जो विक्टर इमैनुअल था उससे भी समझौता किया, जिसमें यह बताया कि ऑस्ट्रियाई क्षेत्र पर इटली को आक्रमण करना है। इस तरीके से ऑस्ट्रिया को काफ़ी अपमान का सामना करना पड़ा, और इस अपमान को न सहते हुए 1866 ईस्वी में सेडेवा में युद्ध की घोषणा कर दिया। ठीक है, और 1866 ईस्वी में सेडेवा युद्ध में कौन कौन थे, तो ऑस्ट्रिया एवं प्रासा के बीच हुआ था, जिसमें एक तरफ से प्रासा का आक्रमण एवं दूसरे तरफ से इटली का आक्रमण, जिसके कारण ऑस्ट्रिया को काफ़ी बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। इस युद्ध में के बाद प्रासा एक विजयी देश के रूप में सामने आया, और यहीं पे जो भी प्रांत ऑस्ट्रिया के हक में था वो प्रासा या जर्मनी के प्रांत में आकर के मिल गया, एवं यहीं से जर्मनी का एकीकरण का 2/3 भाग या 2/3 कार्य संपन्न हो गया। जर्मनी का पूर्ण एकीकरण के लिए अब केवल दक्षिणी जर्मनी का ही प्रांत को मिलाना बाकी रह गया था। फ्रांस के विरोध करने के बाद बिस्मार्क ने फ्रांस के शासक नेपोलियन तृतीय से एक लिखित वादा मांगा, और उसी वादे को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसी बात को तोड़ मरोड़ करके रख दिया, जिसके कारण जर्मनी के पूरे राष्ट्रवादी ने खुल कर के विरोध किया, जिससे फ्रांस काफ़ी अपमानित महसूस करने लगा। एवं उसके बाद 19 जून 1870 ईस्वी को सेडोन में प्रासा के साथ युद्ध की घोषणा कर दी, और उसी युद्ध में फ्रांस को हार का सामना करना पड़ा। और इसी सेडोन युद्ध में फ्रांस के हार के बाद एक महाशक्ति का अंत हो गया, और एक नए महाशक्ति के रूप में प्रासा सामने आ गया। ठीक है, उसके बाद 10 मई 1871 ईस्वी को फ्रैंकफर्ट की संधि हुई, जिसमें प्रासा एवं फ्रांस को बुलाया गया एवं दोनों को शांति समझौता करके अलग अलग
कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद और इसी के साथ ही 1871 ईस्वी में जर्मनी का पूर्ण एकीकरण संपन्न हुआ। ठीक है, तो यही था जर्मनी का एकीकरण में किया गया राजनयिकों द्वारा प्रयास। इस तरीक़े से 1871 ईस्वी में जर्मनी का पूर्ण एकीकरण संभव हो पाया। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही इस पार्ट में रखते हैं, और एक और इसका पार्ट आएगा जिसमें हम लोग देखेंगे यूनान, हॉलैंड, पोलैंड, बोहेमिया का एकीकरण। ठीक है, तो अब मिलते हैं इसी चैप्टर के अगले